पाटिल, यस सर। डाल दो इन दोनों को भी अंदर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। यस। ये है मेरे दोनों मुवक्किलों के जमानत के कागजात। जमानत के कागजात? जी हाँ। वो क्या है इंस्पेक्टर साहब कि इन दोनों भले मानसों को मालूम था कि इनका मालिक अपने गुनाहों का बोझ इनके कंधों पे डाल देगा। पुरानी दुश्मनी है ना जनाब, इसीलिए ये एडवांस में जमानत के कागज बनवाने पड़े। सावंत, खोल दो इन दोनों की हथकड़ी। शुक्रिया जनाब। ये आपने बिल्कुल ठीक किया सर कि उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ, ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए जी। तुसी ठीक कहते हो बाबूजी। अजय मगरमच्छ सारे पानी ਨੂੰ गंदा कर देंगे ने। हेलो, हिमालयन ट्रांसपोर्ट। व्हाट? हाउ इट्स पॉसिबल? इंस्पेक्टर साहब, मैं बड़े से बड़ा वकील करूंगा मगर उन दोनों को, यह हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। ओके ओके, आई विल इन्फॉर्म यू। क्या हुआ सर? वो दोनों पुलिस हिरासत में जाने से पहले ही जमानत पर छूट गए। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है सर, ये काला कांड इन दोनों ने ही किया है। नहीं माथुर साहब, पकड़े गए ड्राइवर की भी उनके साथ मिली भगत है और एक आदमी उनके साथ और भी शामिल है। बल्ले बल्ले, वो कौन है बाबूजी? वही जिसने मक्खन और नौबत की जमानत करवाई है, रशीद पाशा। तो नौबत मियां, तुम्हारे वजीर को पहला झटका तो दे दिया। अरे हाँ, वाह जी वाह वाह वाह। नौबत मियां, तुम लोगों की जमानत तो हो गई है, बस अब तुम्हें कचहरी से बाइज्जत बरी कराना। पर इस नौबत राम को बरी करवाने की नौबत तो लानी पड़ेगी जी, वरना हम सूली चढ़ जाएंगे। हाँ, या फिर जिंदगी भर जेल में सड़ते हुए कुत्ते की तरह बनने की नौबत आ जाएगी हमारी। नौबत मियां, अगर तुम कहो तो इस सारे फसाद की जड़ कार्तिक को हमेशा के लिए। अरे ना जी, ना 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 ना, एक मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए दूसरी मुसीबत गले में ना डालो। ना ना, बस डर गए? अरे मियां, शेर से झगड़ा करने के लिए बब्बर शेर का कलेजा चाहिए, बटेर की कलेजी नहीं। क्या बताऊं बादशाह, किस्मत ने कभी बटेर से शेर बनने का मौका ही नहीं दिया। जब गिरधारी लाल की बेटी और बीवी मरी थी तो सोचा था कि बाबूजी तो कारोबार पे ध्यान देंगे नहीं, मैं ही धीरे धीरे सारे ट्रांसपोर्ट को चबा जाऊंगा। पर ये क्या पता था बादशाह भाई कि लाला जी का दोस्त उनको दिल्ली से उखाड़ के यहाँ ले आएगा और सारे कारोबार का करता धरता कार्तिक मियां को बना देगा, जो अपनी होशियारी से हमारे काम को भी नुकसान दे रहा है। खैर, उसे तो मैं देख लूंगा। पर बादशाह, अब तो हम वहां जाने से तो रहे। तुम वहां जाओगे भी कैसे नौबत मियां? अगर किसी आदमी को कोई नाग डस ले और वही आदमी उस नाग को पाले, उसे दूध पिलाए, तो ये सरासर उसकी हिमाकत होगी ना नौबत मियां? क्यों? अब तुम ऐसा करो, चुपचाप रेंगते हुए हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पिटारे में आ बैठो, समझ गए? लो, दूध के साथ ये गोली खा लो माँ। बस बेटा बस, ना मुझसे ये दवाइयाँ खाई जाएगी ना ही दूध पिया जाएगा। माँ, दवा नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? मन नहीं मानता बेटे। वो तो ठीक है माँ, लेकिन डैडी जब आकर देखेंगे कि तुम उसी तरह बीमार हो जैसे। अरे, इस बीमारी के वजह से ही तो मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाई, वरना क्या मैं नहीं जाती? अरे माँ, अच्छा ही हुआ कि तुम नहीं गई, वरना बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा तो अच्छे अच्छे जवानों को। उनका क्या हाल होगा? उसकी चिंता तुम मत करो माँ, गिरधारी अंकल है ना उनके साथ,
वो दोनों दोस्त घूमते फिरते एक दूसरे का ध्यान रखते ही होंगे। हाँ रे, इसीलिए तो उनकी चिंता थोड़ी कम है। हेलो। अरे आप कैसे हो? ठीक हूँ। हेलो अंकल। हेलो बेटा। सुनंदिनी जी नहीं आई? नहीं, वो शुभम के साथ डॉक्टर के यहाँ गई हैं। मैंने सोचा मम्मी की तबीयत पूछता जाऊं, कैसी हैं? ठीक है, आप आइए। चलो बेटा। अरे बस बस बस, हाथ लेते रहिए। कैसी हैं आप? बस ठीक ही हो। रजत, दादी माँ को फूल दो। दादी माँ? हाँ बेटा, घर में जैसे तुम्हारी मम्मी है वैसे ही ये तुम्हारे पापा की मम्मी है, यानी कि दादी माँ। जाओ, शाबाश। अरे वाह, जुग जुग जियो मेरे बेटा। दादी माँ, आप बीमार क्यों हुई? तुम्हें देखने के लिए। दादी माँ, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, अब जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ बेटे, अब तू जो आ गया है मेरी सेवा के लिए, तो मैं बहुत जल्द अच्छी हो जाऊंगी, बहुत जल्द अच्छी हो जाऊंगी। हाँ, भगवान करे इन फूलों की तरह तो जिंदगी में हमेशा मुस्कुराता रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे। तो फिर तुमने क्या सोचा आशा? हर तरह, हर नजरिए से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि इन 1.5-2 सालों में तुमने मेरी हर सोच को कितना बदल दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। जिंदगी में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं दिनेश, अपने आप को करीब से देखा है, समझा है। तुमसे मिलने से पहले अपने जिंदगी के मुतालिक मेरी सोच कुछ और ही थी, लेकिन अब मुझे भी किसी सहारे की जरूरत महसूस होने लगी है। जिंदगी का बाकी सफर अब मैं अकेले नहीं तय कर पाऊंगी। अपने इसी अकेलेपन से घबराकर तो मैं तुम्हारी पसंद तो नहीं जानता आशा, लेकिन मेरी पसंद तुम हो, सिर्फ तुम। सूरत के साथ अगर सीरत भी पसंद आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है दिनेश। तो तुम्हारा क्या फैसला है? मैं आशा ओबरॉय से आशा चंद्रा बनने को तैयार हूं। लेकिन दिनेश, मुझे शोर शराबा और हंगामा बिल्कुल पसंद नहीं है। कोर्ट मैरिज करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा गेट टुगेदर कर देंगे। जीजा जी, आज तक तो आप दूसरों के घर बनाते रहे। शुक्रिया कीजिए हमारी दीदी का जिन्होंने आपका घर बसा दिया, वरना आप कुंवारे रह जाते। साली साहिबा, शुक्रगुजार तो हम आपकी दीदी के हैं ही, क्योंकि हमें इतनी खूबसूरत और समझदार बीवी मिली है। उसके साथ साथ हमें इतनी खूबसूरत साली जो मिली है। आपने सुना है ना कि साली तो आधी घरवाली होती है। आइए आइए। हेलो, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू अमर साहब, थैंक यू। भाई अमर जी, चंद्रा जी हमारे ऑफिस में डिजाइन बनवाने आए थे और ये तो हमारे ऑफिस की रौनक ही लेकर जा रहे हैं। मोदी साहब, आपके ऑफिस की रौनक इतने बड़े घर की इज्जत बन गई है, ये तो आपके लिए फख्र की बात है। That's really correct. दीदी, हाय कार्तिक। बेस्ट विशेस फॉर लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू वेरी मच कार्तिक। मम्मी को क्यों नहीं लाए? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट के लिए बोला है। अच्छा। पापा, क्या मेरी शादी भी ऐसे ही होगी? बेटा, हम अमर साहब को तुम्हारी शादी इस तरह से नहीं करने देंगे। बिल्कुल ठीक कार्तिक। बेटा, तुम्हें तो सेड़ा बांधा जाएगा, घोड़ी पे बिठाया जाएगा,
आतिशबाजी होगी और हम सब लोग मिलके खूब नाचेंगे। बड़ा मजा आएगा पापा। हाँ, बड़ा मजा आएगा। ऐसी चांद जैसी बहू पाकर मैं तो निहाल हो गई, और ऐसा लायक और सुशील दामाद पाकर मेरे तो जीवन की तपस्या सफल हो गई। समधन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। अरे बधाई तो आपको है बहन जी। चंद्रा साहब, हनीमून पे कहाँ जाने का इरादा है? होपफुली कोडाईकनाल। Oh, that's a nice place, huh? Really. मम्मी। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। दीदी ने अपना घर संसार बसा लिया है। हाँ बेटे। बेटी, इसी दिन का तो हम सबको इंतजार था। मैं भी आई। बेटा, आशा ने तो अपना घर संसार बसा लिया, लेकिन मेरे मन की इच्छा भी पूरी नहीं हुई। रुचि, मैं पहले भी कई बार तुमसे कह चुकी हूँ, तुम्हें भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना है। कब तक शादी नहीं करोगी तुम? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा मम्मी। अभी तो मुझे कला की दुनिया में और भी कई मकाम तय करने हैं। पता नहीं बेटा, कब तक तुम यूं ही कोरे कागजों में रंग भरती रहोगी। फैंटास्टिक। इतने थोड़े से अरसे में तुम्हारी थिंकिंग में कितना फर्क आ गया है। ऐसे लाइवली पेंटिंग्स ही आज के थके हुए इंसान को नई जिंदगी दे सकते हैं। You've done a wonderful job. Thank you मैडम। थैंक यू रुचि जी। लेकिन गगन जी, कहीं एक कमी रह गई। प्लीज। ये देखो, एक ही पेंटिंग में इतने सारे रंगों का इस्तेमाल मत किया करो, और रंग इतने तीखे मत इस्तेमाल किया करो, आंखों को चुभते हैं। रुचि जी, उस पेंटिंग को देखिए, उसमें मैंने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। अच्छा? जी हाँ, दिखाइए। हाँ, दिस इज वेरी गुड। देखो, यहाँ पर तुमने हल्के रंगों का इस्तेमाल किया है, तो आंखों को कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, सो तो है। गगन, मैं सोच रही थी कि जेजे स्कूल के डिप्लोमा के बाद तुम म्यूरल पेंटिंग्स में भी एक कोर्स कर लो। जी, लेकिन मैडम वो डोंट वरी, आज से मॉरली और फाइनेंशियली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। आशा, अगर तुम्हारा मॉरल सपोर्ट ना होता तो शायद इतना बड़ा स्टेप मैं कभी ना उठाता। ये तो तुमने बहुत पहले ही कर लेना था दिनेश। यू आर राइट डार्लिंग। अब देखो ना, इतनी बड़ी जमीन हमें इतने सस्ते दामों में मिल गई, और अब हमारी फर्म वहां जो नगर बसाएगी उसका नाम भी मैंने तुम्हारे नाम पर सोचा है, यानी कि आशा नगर। क्यों अकेले मेरे नाम पे? हम दोनों के नाम पे क्यों नहीं? यानी कि दिनेश आशा नगर। गुड, अच्छा सजेशन है तुम्हारा। दिनेश, जैसे जमीन का नक्शा पास हो जाएगा, मैं उस पे काम करना शुरू कर दूंगी। बिल्कुल, लेकिन आशा, मैं चाहता हूं कि तुम अब मोदी साहब के ऑफिस ना जाकर अपने ऑफिस में, मेरा मतलब है तुम्हें इंडिपेंडेंट डिजाइन इंजीनियर बने एक अरसा हो गया है, तुम अपना ऑफिस क्यों नहीं शुरू कर देती? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इतने साल मोदी साहब के यहाँ काम करने के बाद अचानक उन्हें यूं ही। अरे, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे वहां ना होने से मोदी साहब का ऑफिस ही बंद हो जाएगा। आशा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी अपनी कंसल्टेंसी हो, तुम्हारा अपना स्टाफ हो,
लोग तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से जाने। मैं सोचूंगी। प्याला मुझे भैया, ये ले, ये ले, ये भी ले, ये ले। रजत बेटे, शुभम को ज्यादा तंग मत करना, आराम से खेलना। हाँ ओके मम्मी। ये ले, ये ले। हे भगवान, रजत भी जंगलियों जैसे खाना खाता है। हाँ प्यारा प्यारा भैया शुभम, आजा। दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। शी। रजत, क्या हुआ इसे? शुभम, आखिर तुमने इसे गिरा ही दिया ना? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, समझ में नहीं आता? रजत, रजत क्या हुआ मेरे बच्चे? मम्मी ने मुझे मारा। अरे 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 बस 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 बेटा, रोते नहीं। हम मम्मी से पूछेंगे उसने हमारे बस बेटा, हम मम्मी से पूछेंगे कि उसने हमारे राजा बेटा को क्यों मारा। हाँ बस बस बेटा, अरे बस बेटा बस। अच्छा, तू पापा से शिकायत कर रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तुम उसे मार दोगी जिसने कभी तुम्हें जिंदगी दी थी, जिसके बगैर तुम्हें एक पल नहीं रह सकती थी। ये वही रजत है सुनंदा, जिसके लिए तुमने कभी ऐसा गुनाह कर डाला था, शायद जिसका बोझ तुम्हारे दिल से हट गया हो, लेकिन मेरी आत्मा पर आज भी है। समझी? अमर, तुम नहीं जानते इसने क्या किया। इसने शुभम को गिरा दिया और शुभम के माथे से इतना खून बहा कि पूछो मत। शुभम के माथे से बहा खून तुम्हें इतना बेचैन कर दिया क्योंकि ये तुम्हारा अपना खून है और ये पराया खून। मत भूलो सुनंदा, ये पराया खून ही तुम्हारे अपने खून को जन्म देने में काफी हद तक मददगार रहा है। अमर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। समझ में नहीं आता सुनंदा कि ये अचानक तुम्हारे दिमाग में अपने पराये का भेदभाव क्यों आ गया है। तुम्हारे दिमाग में ये परायेपन का घिनौना कीड़ा क्यों रेंगने लगा है। I'm sorry अमर, गुस्से में आकर मैंने रजत पे हाथ उठाया। मैंने जानबूझ के नहीं। तुमने दूसरी बार रजत को तमाचा मारा है और दूसरी ही बार मैंने उस तमाचे की चोट अपने गाल पर महसूस की है। एक बात ध्यान से सुन लो सुनंदा, आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो शायद मैं तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।